नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सीएम योगी पर ओवैसी का पलटवार। राज्य सरकार की खामियां गिनाते हुए कहा, अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा न चिल्लाना पड़ता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, भाजपा और इनेलो के 3 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज महंगाई पर फिर मंथन करेगी कांग्रेस, सरकार को घेरने की तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम योगी पर ओवैसी का पलटवार। राज्य सरकार की खामियां गिनाते हुए कहा, अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा न चिल्लाना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। रविवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिना नाम लिए हुए उन पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए अब्बा जान कहकर निशाना साधा। उनके इस अब्बा जान वाले बयान पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर काम किया होता तो अब्बा अब्बा न चिल्लाना पड़ता। दरअसल रविवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने सही मायने में देश के विकास और देश के राजनीतिक एजेंडे को बदला है। अब बिना भेदभाव के समाज के हर तबके तक विकास को पहुँचाया जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज हर गरीब को शौचालय दिया गया, शौचालय देने के लिए किसी का चेहरा नहीं देखा गया। इसके बाद उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बिना नाम लिए हुए कहा कि आज सबको राशन मिल रहा है, क्या 2017 से पहले भी मिलता था? तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज अगर कोई गरीबों का राशन निगलेगा तो जेल जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार की खामियां गिनाते हुए एक के बाद एक ट्वीट कर उन पर निशाना साधा। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि कैसा तुष्टीकरण, प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है, मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है, मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 लाख रुपए मिले थे, बाबा ने सिर्फ 1,602 लाख रुपए खर्च किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, भाजपा और इनेलो के 3 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, भाजपा और इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा के 3 नेता सोमवार को कांग्रेस में शामिल हुए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की मौजूदगी में इन नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। राज्य के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रहे पवन बेनीवाल, हिसार से भाजपा नेता और उद्यमी अशोक गोयल मंगालीवाला, पूर्व सांसद तारा सिंह के पुत्र और इनेलो नेता कंवलजीत सिंह उर्फ प्रिंस पार्टी में शामिल हुए। कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तीनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा, आज प्रदेश सरकार में शामिल लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो जनता के बीच जा सके। आज हर वर्ग की पसंद कांग्रेस पार्टी है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया, हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। आए दिन घोटाले सामने आ रहे हैं। सरकार आए दिन किसान विरोधी फैसले ले रही है। किसान पिछले 9 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर यह सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए लगातार दमनकारी नीतियां अपना रही है। एक तरफ किसानों के मामलों को देखते हुए पार्टी के नेता दूसरी नाव में सवार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के प्रति हरियाणा बीजेपी के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी मौजूदा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान नेताओं पर बरसते हुए हरियाणा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सोमवार को कहा कि यह आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक है और किसानों के कल्याण से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब उनसे पूछा गया था कि किसानों ने कहा है कि वो प्रदेश में भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध करते रहेंगे, उन्होंने कहा, यह आंदोलन अपने मूल एजेंडे से आगे जा चुका है। किसान नेता पहले कहा करते थे कि वो इन कानूनों में सुधार चाहते हैं, लेकिन जब यह मामला उठा तो उन्होंने अपनी मांग का रास्ता बदल दिया और इसे वापस लेने की मांग करने लगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज महंगाई पर फिर मंथन करेगी कांग्रेस, सरकार को घेरने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, महंगाई व अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। धार अभी से दी जा रही है।
इसे लेकर 13 सितंबर को रेलवे रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर सुबह 11 बजे से बैठक बुलाई गई है। इसमें जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों, प्रदेश व जनपद के समस्त फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। जिलाध्यक्ष था संतोष सिंह जौदान ने केंद्र की तानाशाही सरकार गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है। महंगाई ने गरीब ही नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़कर रख दी है। लोग अपनी जरूरतें तक नहीं पूरी कर पा रहे। जनता कराह रही है, लेकिन सरकार किसी न किसी बहाने उन्हें गुमराह कर रही है। ऐसे में कांग्रेस जनता के बीच जाकर भाजपा की कलई खोलेगी। जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में महंगाई पर मंथन किया जाएगा, साथ ही आगे की रणनीति पर विचार होगा। लखनऊ में राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वारा ने शनिवार को लखनऊ में समस्त जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इसमें संगठन व प्रत्याशियों पर मंथन हुआ। अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष था संतोष सिंह जादौन व महानगर अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी शामिल हुए। लखनऊ से लौटे जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश प्रभारी ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इसके लिए संगठन को जिला, ब्लॉक, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत व बूथ स्तर तक खड़ा करें। इस बार जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। कहा, प्रत्याशी की सूची शीघ्र ही घोषित होगी। किसी भी राजनीतिक दल से कोई गठबंधन नहीं होगा। धर्मेंद्र लोधी व शेरपाल सविता ने भी प्रियंका वारा से भेंट की। प्रियंका से मिले युवा नेता, युवा कांग्रेस के प्रांतीय नेता और प्रदेश महासचिव जियाउर रहमान एडवोकेट भी अपने साथियों के साथ लखनऊ पहुंचे और बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की। प्रियंका वारा ने सभी नेताओं से कहा कि चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। पार्टी के हित में सही समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस चुनाव में नेता नहीं, कार्यकर्ता बनकर कार्य करें, तभी जीत सुनिश्चित होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रूपानी के इस्तीफे पर चिदंबरम का तंज, बोले अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है बीजेपी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम गुजरात में 5 साल से मुख्यमंत्री के तौर काम कर रहे विजय रूपानी को अचानक हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है और भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त लंबी है। चिदंबरम ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से रूपानी को हटाने और उनके स्थान पर पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सोमवार को ट्वीट किया, भाजपा अपने नाकाम मुख्यमंत्रियों को हटाने में व्यस्त है। आखिर भाजपा को यह एहसास कब हुआ कि मुख्यमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि काम अच्छा नहीं करने के कारण भाजपा कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल चुकी है और कई अन्य राज्य हैं जहां असफल मुख्यमंत्री हैं और उनको बदले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, संबंधित राज्य के लोग जानते थे कि बीएस येदियुरप्पा, दो रावत और रूपानी कई महीनों से खराब प्रदर्शन कर रहे थे। कई और हैं जिन्हें बदला जाना चाहिए। सूची लंबी है जिनमें हरियाणा, गोवा, त्रिपुरा आदि शामिल हैं। गुजरात में रविवार को रूपानी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। मार्च में 4 साल से ज्यादा समय तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर उनकी जगह तीरथ रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन महज 3 महीने के भीतर उनको बदलकर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री बदले जाने पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ जो व्यापक जनाक्रोश है, उसे मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलकर शांत नहीं किया जा सकता है। गिरती जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य संरचना के बुरे हाल से हर कोई वाकिफ है। अपनी नाकामी छिपाने की यह भाजपा तरकीब कामयाब नहीं होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डीपीसीसी की रिपोर्ट से एमसीडी का हुआ पर्दाफाश, बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, आपने बोला हमला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के 3 कचरे के पहाड़ से पर्यावरण को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली नगर निगम को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गंदगी साफ करने के लिए एमसीडी को 125 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि रिपोर्ट ने एमसीडी का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 9 साल के अंदर मुख्यमंत्री के घर और ऑफिस पर छापेमारी, 2 बार डिप्टी सीएम पर छापा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ 12 सीबीआई केस और पूरे भारत में 50 से ज्यादा फर्जी केस, लेकिन परिणाम सभी में कोर्ट से क्लीन चिट। यह सब पर्याप्त सबूत है कि मोदी जी को केजरीवाल से डर लगता है। उन्होंने हैशटैग मोडिफिस केजरीवाल का इस्तेमाल भी किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि देश भर में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर भाजपा बौखला गई है। ईमानदार राजनीति में तो वो आपका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए सीबीआई एड के अपने पुराने पैंतरे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में उन्होंने हमें आईटी विभाग, सीबीआई, दिल्ली पुलिस के साथ हराने की कोशिश की, लेकिन हमने 62 सीटें जीती।
जैसे जैसे हम पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात में बढ़ते हैं, हमें ईडी नोटिस मिलता है। भारत की जनता चाहती है ईमानदार राजनीति। बीजेपी की ये रणनीति कभी कामयाब नहीं होगी, हमें मजबूत बनाएगी। चलते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पलटवार वक्त बताएगा किसका अस्तित्व है और किसका नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में पार्टी के चुनाव अभियान का एक तरह से आगाज कर चुकी है। यूपी के दौरे पर आई प्रियंका गांधी वारा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खींचवाकर उनका उत्साह बढ़ाने की भी कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी जिलेवार समीक्षा बैठकें भी करने वाली हैं। रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद प्रियंका गांधी रविवार की देर शाम अमेठी पहुंची। अमेठी पहुंचने के बाद आज तक से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि हमने लगातार चुनावी तैयारी पर फोकस किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मीटिंग्स की हैं। बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस पर हो रहे हमलों को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह तो वक्त ही बताएगा कि किसका अस्तित्व है और किसका नहीं। हालांकि कई सवालों पर प्रियंका गांधी कुछ भी बोलने से बचती भी नजर आईं। सीएम योगी की ओर से अखिलेश यादव को लेकर दिए गए अब्बा जान वाले बयान पर प्रियंका गांधी कुछ भी कहने से बचती नजर आईं। इससे पहले 2 दिन तक लखनऊ में मैराथन बैठकें करती रही प्रियंका गांधी ने रायबरेली की सीमा में प्रवेश करते ही चुरुआ स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के साथ प्रियंका गांधी ने रायबरेली दौरे की शुरुआत की। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें कि प्रियंका गांधी की मां और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली से ही सांसद हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव में प्रियंका ही होंगी कांग्रेस का चेहरा, सलमान खुर्शीद ने किया साफ। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने रविवार को कहा कि कांग्रेस आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक सीएम उम्मीदवार के लिए अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा, पार्टी किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हम दृढ़ विश्वास के साथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय लोगों की समस्याओं को जानने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। खुर्शीद ने जोर देकर कहा कि घोषणा पत्र में आम लोगों की आवाजें शामिल होंगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा सीएम के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा कि पार्टी का चेहरा प्रियंका गांधी है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रियंका ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, इसलिए हम भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, पार्टी के सदस्य विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं और लोगों से संपर्क करने और स्थानीय लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा के तोरा गांव में थे खुर्शीद। गौरतलब है कि कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद व पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रविवार को आगरा के तोरा गाँव में थे। यहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद ने ग्रामीणों से पूछा कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जिस पर ग्रामीणों और महिलाओं ने पेंशन न मिलने तथा आवारा पशुओं द्वारा फसल नष्ट किए जाने सहित अन्य समस्याएं भी बताईं। लोगों से बात करने के बाद कांग्रेस नेता ने गांव में भ्रमण भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों तक पहुंच रही है, जिससे कि घोषणा पत्र में जो बात लिखी जाए वो लोगों के दिल की बात हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ब्राह्मण वोटरों की लड़ाई में नहले पे दहला मारने में जुटी प्रियंका। सीएम और 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला लगभग तय। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव लेकर सारी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने सपा, बसपा और भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलनों और ओबीसी सम्मेलनों की कार तैयार कर ली है। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि पार्टी अपनी रणनीति पर विचार कर रही है कि चुनाव से पहले सीएम के चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए और यह भी तय है कि वो चेहरा भी ब्राह्मण ही होगा। हालांकि पार्टी इस बात पर भी मंथन कर रही है कि सीएम के साथ ही 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी रखा जाए जो दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज से होगा। पार्टी के नेताओं का दावा है कि इस रणनीति पर पिछले 2-3 महीनों से कांग्रेस में चर्चा चल रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस का यह फॉर्मूला भी उनका रिवाइवल कर पाएगा यह मुश्किल है। पार्टी के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने बताया कि ये आज की बात नहीं है, पिछले 2 महीने से इस बात पर मंथन चल रहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए जिससे समाज में एक सोशल इंजीनियरिंग का मैसेज जाए और विरोधी पार्टियों का जवाब भी दिया जाए। बीजेपी और बीएसपी की तरफ से ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पूरे प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सोच अलग है। पार्टी का मानना है कि सीएम के चेहरे के साथ ही चुनाव में जाना सही होगा। इसके साथ 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी तय हो सकता है। कांग्रेस के नेता का दावा है कि पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जाए जो दलित, मुस्लिम और ओबीसी से जुड़ा होगा। पार्टी ब्राह्मण चेहरा प्रोजेक्ट करके उसके साथ 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपने घोषणा पत्र में दे सकती है।
पार्टी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पार्टी के पास वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा इस समीकरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस फैसले के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। हमें उम्मीद है कि इस पर जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो कांग्रेस ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रमोद तिवारी पर दांव लगा सकती है। प्रमोद पर सहमति नहीं बनी तो उनकी बेटी और 4 बार की विधायक आराधना मिश्र को ये जिम्मेदारी दे सकती है। आराधना को प्रियंका का काफी कर 8 भी माना जाता है। जितिन प्रसाद और रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में जाने के बाद प्रमोद तिवारी ही कांग्रेस में ब्राह्मण के चेहरे के तौर पर सबसे उपयुक्त होंगे। उन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है और लगभग सभी पार्टियों में उनकी अच्छी पकड़ भी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस केस में केंद्र को फटकार के बाद एससी ने फैसला रखा सुरक्षित, 2-3 दिन में सुनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में सिद्ध जांच की याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगले 2 से 3 दिन में फैसला सुनाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने का जोखिम नहीं उठा सकती। नागरिकों की निजता की रक्षा करना भी सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित नहीं कर सकती। ऐसी सब तकनीक खतरनाक होती हैं। इंटरसेप्शन किसी तरह गैर कानूनी नहीं है। इन सब की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराने दे। इन डोमेन विशेषज्ञों का सरकार से कोई संबंध नहीं होगा। उनकी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी। केंद्र ने कहा कि हम हलफनामे के जरिए ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मैं किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं रहा हूं या इसका उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो यह आतंकवादी तत्वों को तकनीक का काट लाने का मौका देगा। केंद्र ने कहा कि हम हलफनामे के जरिए ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मैं किसी विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं रहा हूं या इसका उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो यह आतंकवादी तत्वों को तकनीक का काट लाने का मौका देगा। इस मामले की सुनवाई सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। सीजेआई रमना ने कहा कि आप बार बार उसी बात पर वापस जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों में नहीं जा रहे हैं। हमारी सीमित चिंता लोगों के बारे में है। समिति की नियुक्ति कोई मुद्दा नहीं है। हलफनामे का उद्देश्य यह होना चाहिए ताकि पता चले कि आप कहां खड़े हैं। संसद में आपके अपने आईटी मंत्री के बयान के अनुसार कि फोन का तकनीकी विश्लेषण किए बिना आकलन करना मुश्किल है। सीजेआई ने 2019 में तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान का हवाला दिया। उसमें भारत के कुछ नागरिकों की जासूसी का अंदेशा जताया गया था। मेहता ने वर्तमान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के संसद में दिए बयान का हवाला दिया। सरकार ने किसी भी तरह की जासूसी का खंडन किया है। सीजेआई ने आगे कहा कि हमने केंद्र को हलफनामे के लिए बार बार मौका दिया। अब हमारे पास आदेश जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। समिति नियुक्त करना या जांच करना यहाँ सवाल नहीं है। अगर आप हलफनामा दाखिल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपका स्टैंड क्या है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज से देश भर में सप्ताह भर तक विरोध प्रदर्शन करेंगे भारतीय रेल के लाखों कर्मी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल की संपत्तियों के मुद्रीकरण, भारतीय ट्रेनों को निजी संस्थाओं को सौंपने सरीखी कई मांगों को लेकर आज से देश भर में लाखों रेलवे कर्मचारी सप्ताह भर तक विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। रेल कर्मचारियों की राष्ट्रीय संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के आह्वान पर रेल कर्मचारी विरोध सप्ताह में शामिल हो रहे हैं। इसके तहत सभी रेल जोन में रेलवे कर्मी आज से 18 सितंबर तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां करेंगे। एनएफआईआर के महामंत्री डॉक्टर एम रघुवैया ने रेलवे में संपत्तियों के निजीकरण और ट्रेनों को निजी संस्थाओं को सौंपने को लेकर सरकार के फैसले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसा करना राष्ट्र और समान रूप से रेल कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित मुद्रीकरण नीति सरकार के प्रभार के तहत मेगा सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री को इंगित करती है, जिसमें भारतीय रेलवे सहित सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय रेल की भूमिका को पहचानने में विफल रही है, जो राष्ट्र की जीवन रेखा है, क्योंकि यह सभी वर्गों को सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भारत के 2.30 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन ट्रेनों से यात्रा करते हैं और भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के बीच 1233 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और पूरे राष्ट्र में निर्बाध आपूर्ति लाइन सुनिश्चित की है। भारतीय रेलवे और उसके कार्यबल को पुरस्कृत करने के बजाय सरकार का इरादा कुछ व्यक्तिगत एकाधिकारवादियों को लाभ पहुँचाने के लिए संपत्ति के मुद्रीकरण का सहारा लेना है। चलते हैं पहले खबर की तरफ। रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी, हनुमान मंदिर में टेका माथा। पुजारी ने कहा अब यूपी को आपकी जरूरत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा रविवार को रायबरेली पहुंची। वो यहां 2 दिन रहेंगी। प्रियंका रायबरेली के रास्ते में चुरवा हनुमान मंदिर पहुंची और माथा टेक कर जीत का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस महासचिव यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और पदाधिकारियों संग बैठक करेंगी। बता दें, रायबरेली आने वाले सभी बड़े नेता चुरवा हनुमान मंदिर में पहुंचकर जीत का आशीर्वाद लेते हैं।
रविवार को प्रियंका गांधी भी हनुमान मंदिर पहुंची। पुजारी अनूप अवस्थी ने उन्हें पूजा करवाई और जीत का आशीर्वाद भी दिया। पुजारी ने प्रियंका से कहा कि अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। पुजारी ने कहा कि संगठन मजबूत करना है और चुनाव में जीत हासिल करनी है तो रायबरेली में आपको रहना पड़ेगा।